नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कई मसलों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष से रूटीन में मिलना होता है। 4 राज्यों में जीत की बधाई दी है। संगठनात्मक मामलों पर भी चर्चा की है। 14 अप्रैल को जेपी नड्डा गुरुग्राम आएंगे। गुरुग्राम के हमारे पार्टी के नए बने कार्यालय के कार्यक्रम में वह शामिल होंगे। मित्रों देखो, वैसे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से रूटीन में कर्टसी काल के नाते भी समय समय मिलना होता है। इस बार समय ज़्यादा हो गया था, लगभग 3 महीने से मिलना नहीं हो पाया था। कुछ चुनाव में व्यस्तताएं उनकी भी रही और कुछ हमारा भी बजट का सेशन चल रहा था। इस नाते से आज एक समय तय करके और मैं मिलने के लिए गया था। रूटीन में भी जो विषय हमारे संगठनात्मक होते हैं प्रदेश के नाते वो सब भी करते हैं। 4 राज्यों में जो चुनाव में जीत हुई है उसकी मैंने उनको बधाई भी दी है। और इसी प्रकार से जो बजट जो हमारा सेशन था, बजट के सेशन में कई भी सारी जानकारियां जो है उनको मैंने बताई हैं कि हमारी बजट की विशेष उल्लेखनीय जो बातें थी उनसे 14 अप्रैल को नड्डा जी हरियाणा में गुड़गांव में आएंगे, तो वो कार्यक्रम आज फाइनल करके और एक प्रकार से उनसे सहमति ले ली है। वहाँ हमारे जो कार्यालय बनेगा, उस कार्यालय जो बना है उस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उनको बुलाया है। आज उन्होंने सहमति दी है, उसमें आएंगे। और विशेष तौर पर एक कार्यक्रम अभी स्पेशली चैलेंज्ड जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनके कार्यक्रम हरियाणा में 3 जगह पर हो रहे हैं। उसकी भी चर्चा, उसमें साथ में मल्लिका नड्डा जी भी, उनकी जो सहधर्मिणी है, वो भी इसके अंदर रुचि रखती हैं। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। उस आधार के ऊपर कोविड के बाद ऐसे जो लोग हैं उनको उनकी मेडिकल चेकअप की व्यवस्था, उनको एक प्रकार से आउटिंग किया जाए। तो हरियाणा में 3 बड़े कार्यक्रम होंगे। एक जानकारी जो आपसे मुझे साझा करनी है कि हरियाणा में पिछले दिनों में खेल कोटा, उसकी जो चर्चा थी वो आज हमने मीटिंग करके उसको सॉल्व किया है कि जो ग्रुप डी में तो 10% का जैसे खेल कोटा है वो बरकरार रहेगा ही। शेष हमने जो पदक लाओ पदक पाओ इस प्रकार की नीति पर जो एक कार्यक्रम बनाया था उसके अंदर 3% को खत्म किया था। हमें लगता था कि इतनी बड़ी संख्या उसमें ही आ जाएगी, लेकिन वो ग्रुप सी में वो संख्या कम आ रही थी। तो इसलिए हमने ग्रुप सी का वापस जो 3% का कोटा है वो बहाल कर दिया है। और उसके अंतर्गत लगभग प्रदेश में 400 साढ़े 400 लोग हर वर्ष और इस योजना के अंदर 3% में नौकरी पाएंगे। और पहली बार हमने ये भी किया है कि उनसे सिलेक्शन में अब हमने एक पोर्टल बना दिया है। उस पोर्टल में पिछले जितने भी उनके खिलाड़ी जो उनके मेरिटोरियस यानी खिलाड़ी होंगे, जो अच्छा प्ले करने वाले हैं या जो मेडल विनर हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशंस जो हरियाणा से मान्यता प्राप्त हैं वो उसके अंदर दर्ज करेंगी, उसको हम पब्लिक करेंगे। और अगर किसी का नाम गलत होगा तो अपने आप एक प्रकार से उसका ऑडिट हो जाएगा, बाकी खिलाड़ी भी देख लेंगे, ताकि गलत ढंग से किसी खिलाड़ी का नाम अगर दर्ज है तो ऑटोमेटिकली उसको चेक करेंगे। नए निकाय चुनाव की राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा नहीं हुई, लेकिन हमने कोर्ट में चूँकि केस है ग्रामीण क्षेत्र का, जो हमारा पंचायती राज के चुनाव है वो अभी तो तारीख लगी थी, लेकिन उन्होंने 15 दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया है। तो हमने अपने एजी साहब को कहा कि हम बातचीत करके और उसमें कोई ना कोई रास्ता निकालें। आखिर लोकतंत्र संस्थाओं का चुनाव ये होना ही चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से। तो हम चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो, जो फैसला कोर्ट का आएगा हम उस हिसाब से उस पर चुनाव कराएं। ऐसी कोई चुनौती नहीं है, लेकिन हमने उनको बताया कि मैंने एक शब्द विशेष प्रयोग किया है कि प्रधानमंत्री जी ने एक स्टैंड अप पॉलिसी बनाई है कि जो लोग कमज़ोर हैं वो अपने पैरों पर खड़े हों तो उसमें सरकार सहायता करेगी। लेकिन वहीं एक दूसरी पॉलिसी वो सिट डाउन पॉलिसी की चर्चा हुई है। सिट डाउन पॉलिसी यानी मुफ्त में देते रहो, काम करने की ज़रूरत नहीं। और ये जो केजरीवाल ने शिट डाउन पॉलिसी की है ये घातक है और इसमें जनता भी समझ गई है अब। और हमने तो अपने हरियाणा में लोगों से एक प्रकार से मैंडेट लेना शुरू किया है। तो लोग कहते हैं कि ये पॉलिसी गलत है कि फ्री दो, इससे लोग लेथार्जिक बन जाएंगे, आलसी बन जाएंगे और अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाएंगे। तो इसको मैंने उसको सिट डाउन पॉलिसी का नाम दिया। तो स्टैंड अप पॉलिसी को लागू रखेंगे, सिट डाउन पॉलिसी पर हम नहीं।
वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और खेल मंत्री संदीप सिंह की आला अधिकारियों के साथ बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें 3% खेल कोटा फिर से बहाल कर दिया गया है। दरअसल खिलाड़ियों के 3% कोटे को बहाल करने को लेकर ही बैठक आयोजित की गई थी। खास बात यह है कि खिलाड़ियों का 3% कोटा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत बहाल रहेगा। साथ ही और भी कई तरीके से कोटे को बहाल करने की बात कही गई है। पदक लाओ और पद पाओ का कोटा भी बहाल रहेगा। जानकारी के मुताबिक एबीसी में 3% कोटा और डी के लिए 10% कोटा बरकरार रहेगा। साथ ही फर्जी सर्टिफिकेट ना बने, इसे लेकर प्रक्रिया को सख्त किया जाएगा। वहीं फर्जी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट से नौकरी लेने वाले युवाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अहीर रेजिमेंट के गठन पर पूछे गए सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे और उनकी पार्टी अहीर रेजिमेंट गठन की मांग का समर्थन करते हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। जब मैं पार्लियामेंट में था ये बात रखी भी है कि जो एक इस इलाके की नहीं, तमाम यदुवंशी समाज से जुड़े लोगों की एक मांग है कि अहीर रेजिमेंट बने। केंद्र को उसको मानना चाहिए और आने वाले दिनों में मैं डिफेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात करूंगा कि वो भी इसको लुक इनटू जल्द से जल्द करें, क्योंकि सामाजिक तौर पर योगदान केवल मात्र आज का नहीं है। मैं तो जब अमेरिका में पढ़ाई करता था और मंगल पांडे के ऊपर मुझे एक ऐसे लिखने को मिला, तो उस समय भी इतिहास पर पढ़ा कि अंग्रेजी हुकूमत को अगर सबसे पहली बार इस देश में किसी ने बैकफुट पर करने का काम किया तो अहिरवार। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर फरीदाबाद के बड़ोली में थे, जहां उन्होंने राजकीय उच्च विद्यालय अपग्रेड कर संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा की। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने कहा कि 134 से भंग करने का फैसला उच्चतम न्यायालय का है। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। वहीं अब आरटीई के तहत गरीब बच्चों के दाखिले होंगे और इनकी संख्या 10% की जगह 25%, यानी कि स्कूलों में अब 25% सीटें आरक्षित रहेंगी। देखिए, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनकी एजुकेशन उसी प्रकार से जारी रहेगी और उनकी जो राशि हम देते थे वो राशि भी हमने बढ़ा दी। जहाँ हम 300 रुपये दे रहे थे वो हमने 500 रुपये कर दी, जहाँ हम 500 रुपये कर रहे थे वहाँ हमने 700 कर दी, जहाँ 700 में दे रहे थे वो 900 रुपये हमने कर दी। उनकी एजुकेशन इसी प्रकार से जारी रहेगी। और जो हमने आरटी हमने शुरू की है तो उसमें गरीब व्यक्ति को और ज़्यादा लाभ होगा। जहाँ हम अभी तक 134A के तहत हम केवल 10% बच्चों का एडमिशन करा सकते थे, तो इस नियम के तहत हम 25% बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। और इसमें दूसरा लाभ हमें एक और भी रहेगा कि इसमें केंद्र सरकार की भी मदद उसमें मिलती है। जो राशि खर्च होती है उसमें 60% केंद्र देता है और 40% स्टेट देता है। तो जो राशि हम खर्च करते हैं उतनी राशि खर्च करके लगभग उतनी राशि खर्च करके हम 25% बच्चों को एजुकेशन देने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ इससे सबको कुछ राजनीतिक दल इस प्रकार से होते हैं जो इस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं। अब मैं पूछना चाहूंगा जिन्होंने बयानबाजी की, खासकर कांग्रेस की अध्यक्षा ने भी बयानबाजी की है कि हमने ये गरीब के खिलाफ किया है। तो 2007 में ये नियम जो लेके आए थे तो कांग्रेस लेके आई थी। तो मुझे ये तो बता दो कि एडमिशन कितने किए थे? सिंगल एक एडमिशन भी नहीं किया। 2007 से नियम तो बन गया लेकिन किया नहीं। 2013 में नियम में सुधार तो किया कि भाई सुधार तो क्या करना था, वो जो 25% था उसको घटा के 10% किया। एडमिशन तब भी एक भी नहीं एडमिशन हुआ। जब 2014 में हमारी सरकार आई तो 2016 में पहला एडमिशन 134A के तहत जो किया हमने वो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी उसने किया, हमने किया उसका। और अब जिस प्रकार से कोविड का जिस प्रकार से माहौल बन गया था उसमें एडमिशन नहीं है। और उसके बाद जब इस प्रकार हमने शुरू किया और एक समस्या थी, उस समस्या के बावजूद क्योंकि सारे बच्चों को एडमिशन दिया, हमने बार बार टाइम भी उसमें बढ़ाया और हमने काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चों को एडमिशन कराए। लेकिन अगर कुछ स्कूलों में एडमिशन नहीं हुए, मतलब कुछ स्कूलों ने इनकार किया, तो हमने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी नोटिस दिया। लेकिन वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो उसकी वजह से हम उन पर दबाव नहीं बना सके क्योंकि कोर्ट ने रोक लगाई। लेकिन हमने पूरा प्रयास किया और नहीं देखिए, हमारे हिसाब से अभी हमारा पास कोई बकाया नहीं है। देखिए, बकाया तब है जब कोई हमसे नियम अनुसार पैसे मांगेगा, वो कहेगा कि मेरे इतने पैसे बकाया हैं। तो अगर कोई डिमांड ही नहीं करेगा तो फिर उसके बाद बकाया किस बात का है? हमने बार बार कहा है किसी भी स्कूल की कोई भी राशि बकाया है वो हमारे पोर्टल पे जाए, वो डाल दे, हम उसके निश्चित तौर से उसकी पेमेंट करेंगे। अभी तक हमने 70,31,30,700 रुपए की पेमेंट कर चुके हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद कुछ स्कूल ऐसे हैं जो मानते हैं कि उनकी पेमेंट नहीं हुई, तो
तो वो पोर्टल पे आए और वो डाल दें। देखिए यहाँ हम अब की बार हम नियम लेके आए, इसका हमने सुधार किया इसमें, और हमने क्योंकि कोविड के कारण जिस प्रकार का एक माहौल बना था तो अभिभावकों भी हमसे मिले थे, जिस प्रकार से आपने उन्होंने कहा कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फीस लगभग दुगनी कर दी, जो फीस उनकी पहले थी वो उसने दुगनी कर दी। तो हमने जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसके साथ ही बातचीत की, और हमने सबने बातचीत करने के बाद हमने कहा कि हम इस पे रोक लगाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। और हमने एक नियम बना दिया कि 5% से ज्यादा कोई भी स्कूल जो है अपनी फीस नहीं बढ़ा सकेगा। और उसमें अच्छी बात यह है कि हमने प्राइवेट स्कूल को भी शामिल कर लिया कि आप ऐसा नहीं करेंगे, और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि आपकी बात सही है, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि 5% से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो ये नियम हमने बना दिया पहले से। और दूसरा नियम हमने बना दिया कि बार बार जिस प्रकार से जो वर्दी है बच्चे की उसका कलर चेंज कर देते, तो हमने कहा कि भाई जो ड्रेस है बच्चों की उसका आप कलर चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अभिभावकों के ऊपर अनावश्यक दबाव उसकी वजह से पड़ता है, आर्थिक बोझ उसके ऊपर पड़ता है। तो उसको भी हमने कानून बना दिया, और 5 साल तक सरकार ने गेहूं की खरीद मंडियों में शुरू करने के आदेश जारी कर दिए थे, जिसके चलते अंबाला अनाज मंडी में मार्केट कमेटी ने भी पूरी तरह तैयारियां कर ली हैं। लेकिन किसान मंडी में गेहूं लेकर आज नहीं पहुंचे। इस बारे में जब मार्केटिंग बोर्ड अंबाला छावनी के सुपरवाइजर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई भी किसान अपनी फसल लेकर मंडी में नहीं आया है। अंबाला छावनी मंडी में गेहूं की खरीद हैफेड से करने की व्यवस्था की गई है। सर, मैं नरेंद्र सिंह, मंडी सुपरवाइजर, मार्केट कमेटी अंबाला कैंट, आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार के आदेशानुसार आज से गेहूं की खरीद स्टार्ट है। अभी तक मंडी में कोई किसान आया नहीं, जैसे ही आएगा हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारे गेट पे आते ही गेट पास करते तक कंट्रोल रूम तैयार है, पानी की अच्छी व्यवस्था है, टॉयलेट वगैरह सारे साफ़ हैं, स्पेस हमारे पास काफ़ी है, दोनों कवर सेट बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, स्टाफ हमारा पूरा मुस्तैद है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यो इस बार थोड़ी सी मौसम बीच में ठंडा रहा नहीं, उसकी वजह से लेट है 2-4 दिन। हमें तो उम्मीद है कि आज से ही शुरू हो जाएगी, इसी वजह से हम बिल्कुल तैयार हैं। कितना टारगेट रखा है? हमारे लगभग 1.5 लाख क्विंटल के लगभग का टारगेट है पिछली अरावलों को देखते हुए। बिल्कुल गेट पे आएंगे, गेट पे हमने टेंट लगाया किसानों के लिए, वहाँ कुर्सी है, ठंडा पानी है, आते ही उनको गेट पास इशू करेंगे, वो अपना लेके मंडी में जाएंगे, और जब भी ऑक्शन होगी, ऑनलाइन ऑक्शन होती है उस टाइम। हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार प्रदेश भर की मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। झज्जर शहर के अनाज मंडी में 20 किसान अपनी फसल लेकर पहुंचे। मंडियों में किसानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली की और रहने की व्यवस्था जिला प्रशासन ने की है। गेहूं खरीद के पहले दिन कम संख्या में किसान झज्जर की अनाज मंडी में पहुंचे, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि गेहूं की खरीद के पहले दिन कम संख्या में ही किसान पहुंचते हैं। 1-2 दिन में अधिक संख्या में किसान गेहूं की फसल को लेकर मंडियों में आना शुरू हो जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर बिठा रखा है गेट पे, उसका ऑनलाइन वहीं काट दिया जाता है गेट पास। तो व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या व्यवस्थाओं की बात, हमारी व्यवस्था बिजली पानी सफाई की व्यवस्था करनी होती है हमने, और सभी हमने व्यवस्थाएं कंप्लीट है मंडी के अंदर। किसी भी किसान को या किसी आड़ती को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। जैसे पहले होता था गेट पास 1 दिन पहले दे दिया जाता था, तो अब की बार 1 दिन पहले दिया जाएगा या नहीं, सेम डे में ही जी, गेट पर जैसे ही किसान आता है उसमें कंप्यूटर में। गेहूं की सरकारी खरीद आज से शुरू हो गई है। यमुनानगर में भी खरीद केंद्र बनाए गए हैं। यहां पर किसान अपनी फसल लेकर पहुंच सकते हैं, लेकिन आज पहले दिन जिले की मंडियों में किसानों का आवागमन ज्यादा नजर नहीं आया। हालांकि पुख्ता प्रबंध जिले प्रशासन ने मंडियों में कर लिए हैं। मंडियों में जहां जहां भी सड़कें टूटी हुई हैं, वहां पर पैच वर्क किया जा रहा है। साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था आदि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का प्रशासन दावा कर रहा है। अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे किसान मंडियों में अपनी फसल लेकर पहुंचेंगे तो यह दावे कितने सही साबित होते हैं। तो जी 1 मिनट से पहला मिल गया है आज। कहाँ से आए सर आप? छज्जू नगड़ा। ये तो 3.5 किले की आज, और आज की 10 किले की। कितने में कोई असुविधा नहीं है, भी कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा की मंडियों में आज से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। किसानों का सोना जो है वो मंडियों में आना शुरू हो चुका है। अभी फ़िलहाल आज पहला दिन है, जिसके चलते यहाँ इक्का दुक्का ही किसान जो है वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो
किसान का गेहूं है वो बिकने से पहले उसको किस तरह से साफ़ किया जा रहा है, किस तरह से जो सुखाया जा रहा है, ताकि वो जो इसमें नमी की मात्रा है वो नियमों के तहत आ सके। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ये पहला अवसर है इस बार कि जो मंडी में 7 दिन खरीद जो है वो हो सकेगी, किसान अपनी गेहूं जो है वो पूरे 7 दिन में वो बेच सकेंगे, क्योंकि पहले यहाँ रविवार को खरीद बंद रहती थी, लेकिन अब रविवार को भी खरीद जो है वो चालू रहेगी। इसके अलावा ज़िले की पूरी 13 सेंटर जो है वो बनाए गए हैं जहाँ पे सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। ANB न्यूज़ के लिए यमुनानगर से मोहित विज। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नूंह जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय सोहना गांव में सरकारी विद्यालयों में प्रवेश और शिक्षा जन जागरण पदयात्रा की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि जिले में ये शुरुआत की गई है और जिले में ड्रॉप आउट को घटाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत गांव से 10 किलोमीटर चलकर लघु सचिवालय में उपायुक्त ने पदयात्रा का समापन किया। जिले के तीनों शिक्षा अधिकारियों ने पदयात्रा के लिए बच्चों को हरी झंडी दिखाई। अधिकारियों ने बताया कि जिले के सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रवेश कराने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की गई है। और मैं तो ये कहूँगा कि मेवात के इतिहास में इस पैदल यात्रा ने, प्रवेश यात्रा ने एक इतिहास रच दिया है और ये मेवात के अंदर परिवर्तन, शिक्षा में परिवर्तन लाने का एक कार्य करेगी। आप सब जानते हैं परिवर्तन एक प्राकृतिक नियम है। समय बदलता है, समाज बदलता है, शासन बदलते हैं। हर परिवर्तन किसी नई बात का संकेत होता है। यदि भारतीय इतिहास को उठा करके देखें तो उसमें भी अन्य परिवर्तन दृष्टिगोचर। मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि ये जो पदयात्रा है जिसके अंदर ये जागरूकता आएगी कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे ही खुद के बच्चे, जो हमारे ही बच्चे हैं, ये आज दूसरों को जागरूक करेंगे तो आने वाली जो टाइम है उसके अंदर इस यात्रा से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और जो सरकारी स्कूलों के प्रति और जो रुझान है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है कि हम समाज और कम्युनिटी से मिलके जब चलते हैं तो इसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होगा कि जो हमारी सरकार है, जो मेवात को एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट और पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट से ऊपर उभारने के लिए बनी है, तो उसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारी सपोर्ट करें। हो रहा है कि मैं श्री सदीक अहमद खंड शिक्षा नूंह 17 फरवरी को 4 संभाला है। संभालते ही सारे ब्लॉक को मैंने मॉनिटरिंग करके बोर्ड क्लासों पे अपना फोकस किया है। अब नया सत्र 2022-23 जैसे शुरू हुआ है, मेरे समक्ष और मेरे बराबर मेरे शिक्षा के दोनों पिलर बड़े उच्चाधिकारी मौजूद हैं। इनके सहयोग और सानिध्य और इनकी सपोर्ट से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए इस पदयात्रा को पूरे हरियाणा नहीं पूरे राष्ट्र में इसका संदेश फैलाएंगे और मेवात अब बैकवर्ड नहीं रहेगा। महंगाई बढ़ने के साथ ही अब सड़क मार्ग पर चलना भी लोगों के लिए महंगा हो गया है। सरकार ने सभी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स बढ़ा दिए हैं, लेकिन नेशनल हाईवे नंबर 1 पर पानीपत से जालंधर पर आने वाले किसी भी टोल पर रेट अभी नहीं बढ़े हैं, क्योंकि यहां पर हर साल सितंबर में ही रेट रिवाइज होते हैं। NH1 पर आने वाले जालंधर से पानीपत तक लगभग 4 टोल प्लाजा हैं। शंभू टोल प्लाजा के मैनेजर से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे नंबर 1 पर पानीपत से लेकर जालंधर तक के टोल प्लाजा के रेट अभी नहीं बढ़ाए गए हैं, क्योंकि इस रूट पर टोल प्लाजा की रेट सितंबर में रिवाइज किए जाते हैं। क्या पद है और क्या? सर, मेरा नाम शिवराज सिंह यादव है। मैं टोल प्लाजा मैनेजर हूँ और वर्तमान में यही इसी पोस्ट पर गग्गा टोल प्लाजा में पदस्थ हूँ। सर, हमारे यहाँ रेट अभी कोई रिवाइज नहीं हुआ है। जो अप्रैल में हर जगह हर प्लाजा पर रेट रिवाइज होते हैं। NH1 के से
कई प्लाजा हैं हमारे जो कि जालंधर से लेकर पानीपत तक के बीच में, इनमें कहीं कोई इनका रेट रिवाइज सितंबर के महीने में होता है, फर्स्ट वीक में। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ तालमेल कर टोल टैक्स में सभी वाहनों के लिए 8 से 10% तक बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। टोल टैक्स बढ़ाने के पीछे लॉकडाउन के दौरान हुए घाटे को पूरा करना बताया जा रहा है। कार, जीप और वैन पर करीब 15 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। लोगों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन ने वैसे ही लोगों की कमर तोड़ दी थी। बावजूद इसके पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, रसोई गैस और खाद्य पदार्थों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते आम जनता का जीना दूभर हो गया है। ठेका था, स्काई लार्क कंपनी के पास था। अब जो नया ठेका हुआ है पाथ इंडिया लिमिटेड को हुआ है। तो अब जैसा कि अब जो आज से बीती रात से जैसे रेट बढ़े हैं, तो कितने प्रतिशत रेट बढ़े हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया देखने में आ रही है? सर, लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं है और ये आम रेट बढ़े हैं, हर साल बढ़ते रहते हैं और गवर्नमेंट हर साल जो है 5% से 10% रेट बढ़ाती रहती है अप्रैल में। प्रति किलोमीटर पहले क्या रेट थे और अब क्या हो गए हैं, कितने % रेट बढ़े हैं? सर, प्रति किलो रेट जो कार थी उसका 1 रुपया 35 पैसा था, अब जो है 1 रुपया 45 पैसा बढ़ा है। टैक्स तो बढ़ा दिया सरकार ने, हमारे रोजी रोटी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है इसको लेके। मैं सरकार से यही विनती करूँगा टैक्स वगैरह ना बढ़ाएं, क्योंकि हर चीज़ पर महंगाई हो रही है, तो हमारी रोजी रोटी इतनी मतलब क्या बोलते नौकरियाँ भी नहीं हैं जी कि हम कर पाएँ कुछ। तो टैक्स से सरकार से यही विनती है कि बस थोड़ा हमारे ऊपर ध्यान दें, आम पब्लिक के ऊपर। कि अंबाला छावनी के एक प्राइवेट स्कूल में एनुअल चार्जेस, बढ़ी फीस वसूलने सहित रिजल्ट रोकने को लेकर विद्यार्थियों के परिजनों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया। परिजनों के समर्थन में आम आदमी पार्टी और इनेलो के नेता भी स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। स्कूल प्रशासन ने बढ़ते दबाव के बाद 1 अप्रैल को बच्चों को स्कूल बुलाकर मसले पर बात करने के आश्वासन के बाद 3 दिनों के लिए स्कूल बंद करने का फरमान गेट पर लगा दिया है, जिसके बाद बच्चों के पेरेंट्स और धरना दे रहे सियासी पार्टी के नेता गेट पर बैठकर नारेबाजी करते हुए स्कूल प्रशासन पर आरोप मढ़ने में लगे हुए हैं। बच्चों की शिक्षा का, जो सक्षम नहीं है, जो गरीब हैं, सड़कों पे हैं, उन बच्चों की शिक्षा का, और जो नहीं दे सकते फीस, उनका सबसे बड़ा मुद्दा फीस का है। एनुअल चार्ज गवर्नमेंट ने कहा ख़त्म कर दो, अब वो स्कूल्स क्या कर रहे हैं, ख़त्म करके उसी को अपनी रेगुलर फीस में, ट्यूशन फीस में जोड़कर 1.5 गुना कर वो वसूल किए जा रहे हैं। मुद्दा वही का वही, प्रॉब्लम वही की वही, कोई कुछ नहीं किया, कान इधर से नहीं पकड़ा उधर से पकड़ लिया, सबकी प्रॉब्लम्स वही की वही हैं। और हम लोग पहले भी सड़क पर थे, जनता पहले भी इधर धूल फांक रही थी, आज भी वही है। ये रिजल्ट को लेकर कोई इशू नहीं था, थोड़ा सा फीस का इशू था। हम लोग चाहते हैं कि पेरेंट्स हमारे फीस जो हैं वो ड्यूज़ दे दें, हमें जमा करा दें पूरे। और रही बात है, ठीक है, जो भी उनकी बातें थी मैंने सुनी, करीब 2-2.5 घंटा मैंने आज उनके साथ स्पेंड किया। उसके बाद अल्टीमेटली कुछ चीज़ें मेरे परव्यू से बाहर हैं, तो मैंने उनसे टाइम लिया है कि मैं मैनेजमेंट से बात करूँगी और कल उनके मुद्दों पर जो भी निर्णय होगा ना उनसे शेयर करेंगे। उन्हें कल का टाइम दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।